मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम भारतीय राजनीति में जाति के प्रभाव पर चर्चा करेंगे। वैसे भारतीय राजनीति पर अनेक चीज़ों का प्रभाव है और इन प्रभावों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उदार प्रजातांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है, जहां पर लोगों को वैश्य मताधिकार प्राप्त है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, संघ और समूह बनाने की स्वतंत्रता है, निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। मतलब जितने भी प्रजातांत्रिक अधिकार हो सकते हैं, जितने भी सभ्य समाज ने अधिकारों को स्वीकार किया है, ये समस्त अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और भारतीय नागरिक इन अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग करते हैं। यदि उनकी स्वतंत्रता अथवा अधिकारों के मार्ग में कोई बाधा आती है तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय हमेशा क्रियाशील है। न केवल सर्वोच्च न्यायालय अपितु जिला स्तर के न्यायालय, राज्य स्तर के उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी न्यायालय नागरिकों की अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग हैं। तो भारतीय राजनीति पर जो अनेक प्रभाव पड़ते हैं और इन्हीं प्रभावों के आधार पर भारतीय राजनीति की दिशा और दशा निर्धारित होती है, उनमें एक सबसे पहले आता है जाति। भारतीय समाज के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। पूरा समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, ज्ञान देना था। क्षत्रियों का काम राजकाज का संचालन और राज्य की रक्षा था। वैश्य का काम व्यापार करना था। शूद्र का काम सेवा करना था। तो उस जमाने में या पुराने जमाने में 4 वर्णों में हमारी सामाजिक व्यवस्था संचालित होती थी और इन 4 वर्णों के अंतर्गत सभी जितने भी लोग आते थे, ये सब अपने अपने कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान पाते थे। तो उस जमाने की वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। यदि कोई व्यक्ति किसी एक वर्ण में जन्म लिया लेकिन वह अपने वर्ण के विपरीत किसी दूसरे वर्ण के निर्धारित कार्य को करता था तो वह उसी वर्ण का माना जाता था, अपने जन्म के वर्ण का नहीं माना जाता था। हम प्राचीन पुराणों में पाते हैं, जैसे विश्वामित्र थे क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था, फिर वो ब्रह्मर्षि कहलाए। इसी प्रकार से भगवान परशुराम की चर्चा करते हैं। भगवान परशुराम वस्तुतः ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया। तो पहले के जमाने में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। लेकिन इसी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति प्रथा का उद्भव हुआ है। इसी वर्ण के अंतर्गत अनेक प्रकार की जातियां विकसित हुई हैं और यही जातियां आज भारतीय राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही हैं। जाति क्या है? जाति एक सामाजिक व्यवस्था है। एक सामाजिक समूह को हम जाति कहते हैं। यह जन्म से निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति होते हैं, ये खान पान, पेशा, विवाह और सामाजिक जीवन के संदर्भ में एक निश्चित प्रतिबंध के अंतर्गत रहते हुए जीवन यापन करते हैं, तो उसे हम जाति कहते हैं। इस जाति की क्या क्या विशेषता होती है, एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले है कि सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। एक बार यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी जाति में हुआ तो वह जीवन भर उसी जाति के अंतर्गत माना जाता है। वह किसी भी प्रकार से अपनी जाति को बदल नहीं सकता। मृत्यु पर्यंत वह उसी जाति के अंतर्गत रह सकता है। व्यक्ति धर्म बदल सकता है, आचरण बदल सकता है, रहन सहन आदि सभी चीजें बदल सकता है, लेकिन वह अपनी जाति को नहीं बदल सकता।
कर्म बदल सकता है लेकिन जाति नहीं बदल सकता, तो जाति उसकी जन्मजात होती है। दूसरी, विवाह जाति के अंतर्गत ही करने का नियम होता है। प्रत्येक जाति के लोग अपने सदस्यों के लिए कुछ प्रतिबंध निर्धारित करते हैं। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह कर सकता है। जाति के बाहर कोई भी व्यक्ति यदि विवाह करता है तो वह उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। विशेष करके गांव में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। यह इस प्रकार से उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया जाता है, उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जातिगत जो भी कार्यक्रम आदि होते हैं, जो समारोह होते हैं, इनमें किसी भी में उसको या उसके परिवार को आमंत्रित नहीं किया जाता है। तीसरा है, खान पान संबंधी नियम होते हैं कि एक जाति के लोग आपस में खान पान कर सकते हैं, दूसरे के घर जाकर के दूसरे जाति में जाकर के ये लोग खान पान नहीं कर सकते। एक नियम बना दिया जाता है कि हम लोग या इस अमुक जाति के लोग अमुक अमुक स्थान या अमुक अमुक जाति के समारोह में भाग ले सकते हैं या खान पान कर सकते हैं। इसी प्रकार से पैसे की निश्चितता, जाति के आधार पर अनेक प्रकार के पैसे निर्धारित किए गए हैं। जैसे लोहा संबंधी काम करेगा, जैसे नाई जो है बाल बनाने का काम करेगा, धोबी कपड़ा धोने का काम करेगा। तो सभी प्रकार के वर्गों, तो विभिन्न प्रकार से जातियों में पैसे की निश्चितता होती है और वंशानुगत आधार पर ये सब पैसे चले आ रहे होते हैं और इसके अंतर्गत व्यक्ति उन्हीं पैसों को अपने जीवन में स्वीकार करता है और उसी को वह आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर जातियों में ऊंच नीच का भाव, विशेष करके आज जो जातियां हैं उनमें बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भाव है और इसीलिए देखिए भारत में दलित या जिसे महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया था या जिसे आज की तिथि में हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग कहते हैं, इनको समाज के उच्च वर्ग के लोगों ने बहुत लंबे समय तक हेय समझा और इसीलिए भारत में जातिगत ऊंच नीच का भाव बहुत ज्यादा रूप में पाया जाता है। फिर जाति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक बार जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में जीवन भर रहता है। और फिर जाति से बहिष्कार, यदि कोई व्यक्ति जातिगत परंपराओं के विरुद्ध आचरण करता है तो उस जाति के सब लोग मिलकर के उस व्यक्ति या उस परिवार को जाति से बहिष्कृत कर देते हैं। फिर वह प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने के बाद भले ही उसको जाति में सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन प्रायः ऐसी सजा गांव में देखने को मिलती है। ये है भारत में जातिगत व्यवस्था की विशेषताएं। अब जाति का राजनीतिकरण हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जातिगत विभिन्नता को, जातिगत भेदभाव को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया और उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली तो उन्हीं परिस्थितियों को हमने आगे खींचने का काम किया। यद्यपि भारत के कुछ राजनेता यह चाहते थे कि जातिगत व्यवस्था या जातिगत ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं नेताओं ने वोट प्राप्त करने के लिए इस जातिगत व्यवस्था का समर्थन किया। देखिए इसमें जाति का राजनीतिकरण कैसे हुआ। जाति तो एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन जाति में राजनीति कहाँ आ गई, जातिगत व्यवस्था राजनीति के अंतर्गत किस प्रकार से सम्मिलित हुए, ये देखते हैं जाति के राजनीतिकरण के अंतर्गत। और इसी राजनीतिकरण के कारण आज जाति का प्रभाव भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सबसे पहले है प्रतिस्पर्धा। प्रत्येक जाति में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है या दूसरी जाति के साथ प्रतिस्पर्धा होती है। वस्तुतः अंग्रेजों के जमाने में समाज में ऐसी कुछ जातियां थी जिन्होंने शिक्षा संबंधी अवसरों का पूरा फायदा उठाया और शिक्षा का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक उच्च पद को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने चूंकि शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो अपने प्रभाव को भी बढ़ाने लगे। तो जो वर्ग इन चीजों से वंचित रहा, उन वंचित वर्गों के प्रति समाज के इन उच्च वर्गों का दृष्टिकोण ही बदल गया। उन्होंने सोच लिया कि हम समाज के उच्च वर्ग के लोग हैं, बाकी सब निम्न वर्ग के लोग हैं। तो इस प्रकार से उनमें, और फिर उसमें फिर प्रतिस्पर्धा का भाव आने लगा कि हम उच्च हैं, वो नीच हैं, और नीच लोग और ये जो
नीचे लोग या दलित वर्ग कहा गया, वो लोग भी सोचते थे कि हम उनके साथ कैसे करके मिल बैठ करके काम कर सकते हैं, वो हमको ये दृष्टि से देखते हैं। तो जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच भेदभाव उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार से राजस्थान में राजपूत और जाटों के बीच, गुजरात में ब्राह्मण पाटीदार और बनिया के बीच, आंध्र प्रदेश में कम्मा और रेड्डी के बीच, केरल में इजावा और नायरों के बीच इस प्रकार से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने लगी। और नंबर 2 फिर आगे है गुटबंदी। इन जातियों के अंदर गुटबंदी, जिस प्रकार से राजनीतिक दल के अंदर गुटबंदियां होती हैं, अनेक गुट होते हैं और इन गुटों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक इसी प्रकार से जाति के अंदर भी गुटबंदी देखी जा सकती है। और गुटबंदी कैसे देखी जा सकती है? समाज में मान लीजिए किसी एक परिवार का कोई व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान, जिसके पास शिक्षा है, संपत्ति है, वह अपने प्रभाव को विस्तारित करना चाहता है, इसलिए वह अन्य वर्ग के लोगों को प्रलोभित करके उन्हें अपने गुट में सम्मिलित कर देता है, गुट में सम्मिलित कर देता है, जाति में नहीं। तो उनके समर्थन से वह व्यक्ति अपने प्रभाव का और विस्तार करते जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि प्रत्येक जाति के अंदर गुटबंदी देखी जा सकती है। तीसरा है शहरीकरण। जब शहरीकरण शुरू हुआ, गांव के लोग धीरे धीरे करके शहर में आकर बसने लगे, तो शुरू में यह देखा गया कि शहरीकरण के कारण जातिगत व्यवस्था में कुछ नरमी आई, क्योंकि शहरों में जातिगत भेदभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन आगे चल करके जो चीजें गांव में देखी जाती हैं, वही देखी जाती थी, वही चीजें शहरों में भी आकर के दिखने लगी। चूंकि भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी, उदार प्रजातंत्र को हमने स्वीकार किया था, वयस्क मताधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनेक प्रकार की स्वतंत्रता मिलने के कारण जातियों के बीच आपस में मेल जोल तो बढ़ने लगा, लेकिन उनके बीच अनेक प्रकार से फिर प्रतिस्पर्धा का भाव आने लगा और इस प्रतिस्पर्धा ने जातिगत भावनाओं को बहुत ज्यादा डिस्क्लोज किया और भारतीय राजनीति इससे प्रभावित होने लगी। और जातिगत विद्वेष, इन जातियों के बीच हम विद्वेष पाते हैं, उच्च और निम्न के बीच या विभिन्न जातियों के बीच हमेशा एक संघर्ष की स्थिति बनी रही है। देखिए, तमिलनाडु में इसी कारण से 69% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि तमिलनाडु में ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच बहुत ज्यादा खाई है। इस खाई को पाटने के लिए और सामान्य या उच्च जाति के लोगों को अलग करने के लिए समाज में 69% के आरक्षण को स्वीकार किया गया है, जिसे विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। पूरे भारत में 50% को स्वीकार किया गया है, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण को स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से देखते हैं जाति का राजनीतिकरण हो चुका है। राजनीति में जिस प्रकार से तू में का भाव होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आती है, एक दूसरे के विरुद्ध अनेक प्रकार से षड्यंत्र किए जाते हैं, वही चीजें हम जाति में भी देखने को पा रहे हैं। विभिन्न जातियों के बीच यदि जातियों के बीच सद्भावना हो तो वह एक शक्ति के रूप में सामने आती है, लेकिन सद्भावना कैसे उत्पन्न होगी? इनके बीच जो गुटबंदी है, इनके बीच प्रतिस्पर्धा है, इनके बीच तू में का भाव है, इनके बीच ऊंच नीच का भाव है। अब देखें जाति का भारतीय राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, उसको देखें। सबसे पहले निर्णय प्रक्रिया में भूमिका। जब 1950 में नया संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों का यह मत था, फिर आगे चल करके सरकार ने भी इस चीज को स्वीकार किया और समाज में जो दलित वर्ग के लोग हैं, हरिजन और आदिवासी हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान में यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन आगे चल करके इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और इसे 10 वर्षों के लिए लागू किया गया। यह माना गया कि 10 वर्षों में आरक्षण के कारण समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको समाज के अन्य लोगों के समकक्ष लाया जा सकता है। तो आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 10 वर्ष के लिए किया गया
1960 में फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में इसे 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है और अभी भी यह 2030 तक बढ़ाने के लिए कानून बन चुका है, संविधान में संशोधन हो चुका है। तो देखिए, संविधान लागू होने के 80 वर्ष या 70 वर्ष बीतने के बाद भी यदि आरक्षण का लाभ समाज का वह वर्ग नहीं ले पा रहा है, अपितु इस आरक्षण के प्रतिशत को लगातार और बढ़ाने की योजना सरकारें लागू कर रही हैं, विचार कर रही हैं, तो आरक्षण का लाभ क्या है? वस्तुतः आरक्षण का लाभ वही वर्ग प्राप्त कर रहा है जो सक्षम है। अक्षम लोग अभी भी उसी स्तर पर हैं जो आज से 50 वर्ष पहले थे और आरक्षण का लाभ केवल शहरी वर्ग के लोग या गांव के लोग सामान्य रूप में जो जीवन यापन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। जिसे आरक्षण की वस्तुतः आवश्यकता है वह वर्ग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित है। लेकिन आरक्षण के कारण स्थिति यह हो गई है कि यह आरक्षित वर्ग अपने जातिगत एकता को देखते हुए शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। शासन या मंत्रिमंडल जब कभी भी किसी विषय पर निर्णय लेने के सोचता है, विचार करता है, तो वह इस आरक्षित वर्ग के हितों की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा समूह बन गया है, जातिगत समूह, और वह शासन को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए सक्षम है। दूसरा, राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध। राजनीतिक दलों को कुछ जातियां निश्चित रूप से अपना समर्थन देती हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो जातियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से कार्य करती हैं। यद्यपि राजनीतिक दल जब वोट मांगने आते हैं तो वो जातिगत आधार पर जाति के बड़े नेता से, बड़े व्यक्ति से संपर्क करते हैं। तो कुछ लोग विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं या कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। और राजनीतिक दल भी केवल वोट पाने के लिए किसी जाति का समर्थन अथवा किसी जाति का विरोध करते हैं। सामान्यतः विरोध नहीं करते हैं क्योंकि इनको वोट लेना है। तो वोट लेने के लिए राजनीतिक दल इन जातिगत व्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। समझ लीजिए कि यदि कोई राजनीतिक नेता है जो किसी खास जाति का है तो उस जाति के सभी लोग प्रायः उस व्यक्ति का समर्थन अवश्य करते हैं। यदि जैसे मान लीजिए किसी चुनाव क्षेत्र में कोई एक जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो प्रायः उस जाति के जितने भी लोग हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में हैं वो अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट जरूर देते हैं। और यही प्रकार से इस मतदान, प्रत्येक मतदाता भले ही अपनी अपनी कोई बात कहे, वो जातिगत व्यवस्था को न मानने की बात कहे, लेकिन जब कभी भी मतदान होता है तो वह अपनी जाति के व्यक्ति को ही मतदान करता है, भले ही कैसा भी दिखावा कर दे, लेकिन मतदान वह जातिगत आधार पर ही करता है। तो मतदान पर सबसे ज्यादा प्रभाव जातिगत व्यवस्था का पड़ा है। फिर है मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व के लिए मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि इस विभिन्न जातिगत समूहों के समर्थन प्राप्त करने के लिए वो उसी जाति के किसी उम्मीदवार को, किसी सांसद को या विधायक को मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री और मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय जातिगत संतुलन को बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके अनुरूप काम करते हैं, क्योंकि जातिगत आधार पर यदि किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है तो यह मानकर चलिए कि उस जाति के अधिकांश लोगों का समर्थन उस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को प्राप्त हो जाता है। तो मंत्रिमंडल निर्माण में भी प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री इस जातिगत व्यवस्था को ध्यान रखते हैं, जातिगत संतुलन को बनाए रखते हैं। फिर दबाव समूह, प्रत्येक जाति के अंतर्गत भी प्रत्येक जातिगत समूह भी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जैसे जैसे तमिलनाडु में नाडार लोगों का समूह है, या गुजरात में क्षत्रिय महासंघ है, या बिहार में कायस्थ सभा है। पूरे देश में सभी प्रांतों में इसी प्रकार से जातिगत समूह हैं।
और ये जातिगत समूह दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अजगर क्या है? अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, इसको अजगर कहते हैं। इसी प्रकार से यूपी में माई समूह कहते हैं, माई MY, मुस्लिम यादव गठजोड़। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में है रेड्डी और कम्मा। केरल में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के अलग अलग समूह बने हैं। वहां पर जितने भी राजनीतिक दल हैं केरल में, ये सब जातिगत समूह अधिक हैं, राजनीतिक दल कम हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल केवल जातिगत आधार पर या धर्मगत आधार पर बना हुआ है। राजस्थान में भी इसी प्रकार से राजपूत और जाटों का संगठन बना हुआ है। तो ये सभी विभिन्न संगठन जाति के आधार पर काम करते हैं और दबाव समूह के रूप में शासन पर दबाव डालते हैं। और आरक्षण तो एक ऐसी चीज बन गई है जो पूरे देश में हर वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है कि हमारी जाति को आरक्षण के अंतर्गत लिया जाना चाहिए। इसके लिए कई प्रकार के आंदोलन भी होते रहे हैं। फिर जातिगत आरक्षण पहले केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण का प्रावधान था। 1990 में वीपी सिंह के शासनकाल में पिछड़ी जातियों को भी 27% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। इसके लिए लंबी लड़ाई चली, संघर्ष हुआ, अन्य जाति के लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा शासन पर। उसने 27% आरक्षण को लागू कर दिया। और अभी कुछ वर्षों पहले सामान्य वर्ग के लोगों को भी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न ये उठता है कि आरक्षण की यह व्यवस्था भारत के लिए कहां तक उचित है? इस प्रकार से यदि आरक्षण किया जाए, हर पद को यदि आरक्षण के आधार पर भी भरा जाए, योग्यता पर कोई ध्यान न दिया जाए, तो देश में प्रतिभा पलायन होगा। और वही हो रहा है। जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं वो भारत में काम करना नहीं चाहते, विदेश पलायन कर जाते हैं, विदेश में बस जाते हैं, क्योंकि भारत में उनकी प्रतिभा का उचित सम्मान नहीं होता। ये आरक्षण का सबसे बड़ी हानि है कि प्रतिभा को ध्यान नहीं दिया जाता, जातिगत व्यवस्था को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस आरक्षण व्यवस्था ने जहां समाज के निम्न वर्ग के लोगों को अन्य लोगों के समकक्ष आने में सहायता की है, वही यह प्रतिभा को भी हतोत्साहित करता है। फिर राजनीति पर प्रभाव। भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की राजनीति पर जातिगत समूहों का जातिगत प्रभाव हम देख सकते हैं। ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहां पर कि जातिगत प्रभाव न हो। कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी जाति आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े होता है, तो प्रतिस्पर्धी दल उसी जाति के दूसरे व्यक्ति को वहां पर प्रोजेक्ट कर देता है। मतलब कि एक ही जाति के दो लोगों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा और चुनाव करवाता है। ऐसे उदाहरण आपको सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे। और हर राज्य में जातिगत समूह हैं, हर राज्य में जातिगत समूह के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव है, उनके बीच प्रतिद्वंदिता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा है। और इसी से भारत की राजनीति संचालित होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जातिगत प्रथा पहले यह सोचा जाता था कि जातिगत भेदभाव उचित नहीं है, जातिगत व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों ने इस जाति व्यवस्था को बहुत ज्यादा उभारने में सहायता की और राजनीतिक दल जाति के आधार पर लोगों से मतदान की अपेक्षा करते हैं। वो जातिगत आधार पर अपने कैंडिडेट्स को नामांकित करते हैं, जातिगत आधार पर उनसे वोट मांगा जाता है। तो जाति किसी जमाने में कहा, जैसे बिहार में
कुछ ऐसे लोग अभी भी हैं जो अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाते हैं, जैसे स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरनेम नहीं लगाते थे। अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या इसके पहले जयप्रकाश नारायण या प्रशांत भूषण, शशि भूषण, ये लोग को भी अपना सरनेम नहीं लगाते हैं, ताकि वो उनका यह सोचना है कि हम जातिगत आधार से ऊपर उठे हुए हैं, हम जाति के आधार पर हम कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन वो सब, या अभी भी जितने हमारे नेता हैं, ये सब जाति के आधार पर सब काम करते हैं। ये है जाति का प्रभाव। जब तक जातिगत व्यवस्था है भारत में, तब तक जातिगत व्यवस्था का पूरा पूरा प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ेगा। हाँ, एक चीज है, यदि जातिगत प्रभाव राजनीति पर पड़ता है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जातिगत ऊंच नीच का भाव नहीं होना चाहिए। जातियों के बीच परस्पर मेल मिलाप हो, उनके बीच संवाद हो, वार्तालाप हो, विद्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी विद्वेष किसी भी व्यवस्था के लिए लाभकर नहीं होता। लेकिन राजनीतिक दलों की राजनीति है, राजनीतिक दल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए इन जातियों के बीच विभेद उत्पन्न करते हैं। ये है भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव। आपको धन्यवाद।